नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कॉल्स देते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं जो आपको अगले आधे घंटे तक आपकी रणनीति बनाने में मदद करेंगे। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, साथ ही हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं, और साथ ही हमारे साथ धर्मेश भाटिया है एनवीडी एमिरेट्स से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आगे हमारे साथ 2 और मेहमान होंगे, महेश पलावत होंगे स्काईमेट से, जिनसे हम मॉनसून की प्रोग्रेस को लेकर क्या रिपोर्ट है और साथ ही हीट वेव को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हल्दी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता होंगे जो हल्दी के कारोबारी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं चांदी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त रैली हम देख रहे हैं। चांदी ने कल फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। आज भले ही मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन अब सवाल लोगों के मन में ये होगा, जो लाख रुपए की बात, 1 लाख रुपए की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्या जल्द ये होने वाला है? दिनेश जी, आप सबसे पहले बताइए, क्या लग रहा है, 1 लाख रुपए जल्द मुमकिन है क्या? उस दिन जब हम शो कर रहे थे 87,000 के आसपास की चांदी, शाम होते होते 92 तक पहुंच गई। क्या लग रहा है, ये किसी भी दिन मुमकिन है क्या? फ्राइडे का मुझे सत्र याद है, जब आपने पूछा था कितना समय लगेगा, मैंने कहा 95,000 आने में 1 महीना लगेगा। और शाम में, सोमवार के शाम में ये लेवल आ चुकी है। इसका मोमेंटम इतना फास्ट है कि अब ये हर दिन में 3,000, 2,000, 3,000, 2,000 की चालें होती रहेगी। मुझे लगता है इसी वीक हमें 98,000 की लेवल देखने मिल सकती है, और प्रोबेबली बाय मंथ एंड हमें लगता है कि 1 लाख का पार लेवल निश्चित तौर से पार कर सकती है। आप धर्मेश जी क्या मानते हैं, आपको क्या लग रहा है, कब तक चांदी 1 लाख रुपए तक हो सकते? इस हफ्ते की संभावना दिख रही है क्या आपको? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप पिछले ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने से हम तीनों प्रेक्षकों ने निवेशकों को बताया था कि चांदी में काफी ऊर्जा है, और जिस रफ्तार से मार्केट भाग सकती है, या अगर $30 का जो लेवल था, जो ब्रीच करके ही मार्केट में ऑलमोस्ट 3% यानी 3 से 8% की वॉलेटिलिटी एक इंट्राडे में दिखा दी है। तो करंटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट मोस्टली ये $35 और $36 के लेवल्स आपको शीघ्र ही दिखा सकता है। ये मंथ के अंतराल तक आप एंटिसिपेट करिए कि प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ से 5 से 7 हजार और भी बढ़ सकता है। तो मैं बाय साइड में रहना पसंद करूंगा, और जब तक मार्केट 80,000 के ऊपर टिका हुआ है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $30 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक तेजी बरकरार रहेगी इसमें। अगर आप कंपेयर करते हैं तो सोना लाइफ टाइम हाई के नजदीक है, बेस मेटल का जो किंग है कॉपर, वो लाइफ टाइम हाई के नजदीक है। तो चांदी अभी भी काफी अंडरडॉग कमोडिटी है, और ये एक अच्छी रफ्तार से बढ़ सकती है। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना इसमें काम ना करे, काफी चंचल है, ये दोनों साइड मूव करती है। तो बाय साइड में रहे, गिरावट पे हर डिप पे बाय करके चलिए। यानी आपको हर गिरावट पे खरीदारी के मौके भी देखने हैं, क्योंकि जिस तरह की चाल अभी दिख रही है, तो आप यहाँ पे अभी सेल साइड आपको अवॉइड करना है। और जो भी अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी स्टॉप लॉस बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, उसे भी फॉलो कीजिएगा। वरना जी, आपको क्या लग रहा है, जब हम 87,000 पे जितने भी ब्रोकरेज हाउस से उनसे पूछा था, तो कोई 1 साल, कोई 3-4 महीने से कम का तो किसी का टारगेट नहीं था। लेकिन जिस तेजी से चांदी बढ़ी है, क्या लग रहा है, 1 लाख रुपए क्या 1-2 हफ्ते में ही मुमकिन दिख रहा है क्या? जी विश्वमोहन जी, ये बात मैं भी मानती हूँ कि मैंने भी यहाँ पे कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा 1 लाख आने में। और 6% का जो शंघाई में कल 6% की हाई लगी है, वो तो चांदी का कभी पूरे साल का एक रिटर्न होता था। तो अभी वॉलेटिलिटी काफी हायर साइड है, शंघाई काफी ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे। और गोल्ड में भी हम लोगों ने देखा था कि चाइना में बहुत ज्यादा पोजीशन जो है लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, सेम पैटर्न यहाँ पे चांदी में भी दिख रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पे जो लॉन्ग बिल्डअप है अभी भी काफी ज्यादा है चांदी में। तो मेरे हिसाब से अब रैली यहाँ पे तो स्पेकुलेटिव है ही, लेकिन यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है। जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे कॉमिक्स में बनेगा वो $33.5 का बनेगा। अगर एमसीएक्स की बात करें तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं 98,000 से लेके 1 लाख तक। लेकिन 1 लाख जिस दिन आएगा वो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होगा। कई बार हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसको ब्रीच करने से पहले काफी टाइम लग जाता है, भले वो 99 पे पहुंच जाए। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि इस महीने हम अगर बात करें या फर्स्ट वीक ऑफ जून, वहां पे हम एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं, और 1 लाख तक यहाँ पे छू सकता है चांदी। अब ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर लेते हैं, आज क्या करना चाहिए? वंदना जी, आज अगर किसी को ट्रेड करना है गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे के लिए, आप क्या सलाह दे रही हैं? 73,800 पे आज सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, 73,300 का टारगेट होगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 74,050 का। चांदी में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो 94,450 पे एक सेलिंग स्ट्रैटेजी है। टारगेट होगा 93,800 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 94,750 का।
कॉल है, सिर्फ इंट्राडे के लिए, इसे कैरी नहीं कीजिएगा। और स्टॉप लॉस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उसे भी नोट जरूर कर लीजिए। धर्मेश जी, आप बताइए, डे ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर जो गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, जो इंट्राडे प्लेयर है, मैं वंदना से काफी सहमत हूं। मुझे भी लगता है कि दोनों कमोडिटी में एक मुनाफा वसूली आनी है, क्योंकि मार्केट ने काफी एक ऊंचाई पे छुआ है। प्लस अगर आप देखिए तो रुपया काफी स्टेबल है। इलेक्शन के कारण वॉलेटिलिटी काफी सीमित दायरे में आ चुकी है। इवन दो डॉलर में आपको मोमेंटम दिख रहा है, बट रूपी इतनी मूव नहीं कर रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से हमें बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 100 रुपए का गोल्ड में रखिए। करंट लेवल से अगर बिकवाली करें तो अराउंड 74,100 का स्टॉप लॉस यहाँ पे बिकवाली करिए 73,800 टू 73,700 के टारगेट के लिए। बट ये स्पेक्युलेटर्स के लिए काफी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बट पोजिशनल बायर्स में सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे बाय करने की। मैं उनकी सलाह दूंगा वेट एंड वॉच करने की। पोजिशनली आप वेट एंड वॉच करें, फिर आप नीचे के लेवल पे मौका मिले वहां पर खरीदारी की सोचें। लेकिन डे ट्रेडर के लिए कॉल है, बेचने की सलाह है, इसे कैरी ना करें, ये ध्यान जरूर रखिएगा। दिनेश जी, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर में जो इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कॉल है? मुझे लगता है सिल्वर सेलिंग तो नहीं करना चाहिए। अगर कोई डिप मिलता है, अभी जो लेवल्स है, मुझे लगता है एक बार 500 से 600 रुपया नीचे आ सकता है इन करंट मौजूदा लेवल से। अगर ये 94,000 से अंदर अगर आता है सिल्वर, तो मुझे लगता है वहां पे बाय करने की चेष्टा करें। दोबारा 95,200, 96,500 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। और मुझे लगता है 92,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। विश्व मोहन जी, अब मैं बताना चाहूंगा कि जो सिल्वर की दायरा है, जो रेंज है, ये 2,000-3,000 रुपए का रेंज है। तो स्टॉप लॉस इसमें कम से कम 800-900 रुपए के स्टॉप लॉस, मतलब एक लॉट पर 30,000 रुपए की हार जीत संभव है। तो जो ट्रेडर जो बाय करता है या सेल करता है, वो अपना पहले पॉकेट डीप चेक कर ले और उसके अनुसार ही इसमें ट्रेड लेने का प्रयास करे, क्योंकि स्टॉप लॉसेस बढ़े रहेंगे और टारगेट्स भी बढ़े रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली अपना रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि एक तो काउंटर भी काफ़ी वॉलेटाइल है, तो अब आप देख लीजिएगा, जिस तरह के स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस आपको रखने पड़ेंगे, तो आपको रिस्क भी उतना ही आपके लिए हो जाएगा। तो ये आप ध्यान ज़रूर रखिएगा यहाँ पर। और स्टॉप लॉस के लेवल और टारगेट के लेवल आपके लिए स्क्रीन पर है। दिनेश जी की ये कॉल चांदी को लेकर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज दबाव दिख रहा है, लगातार तीसरा ट्रेडिंग डे है जहाँ पर दबाव है। धर्मेश जी, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में यहाँ से? देखिए विश्वमोहन जी, लास्ट 7-8 हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली यही कह रहा हूँ कि मैं कच्चे तेल में इतना बुलिश नहीं हूँ। आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे। प्लस जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है, मार्केट में स्पाइक देखने मिलती है और फिर से वहां पे मुनाफा वसूली आ रही है। अभी WTI की बात करें तो अगर आप देखिए, प्राइस ने $80 का जो लेवल है वो स्टील कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है, उसके नीचे ही कंटिन्यूस होल्ड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 6,500 से 6,700 का दायरा है। करंट लेवल पे मैं रेकमेंड करूंगा आप 6,550 के लेवल पे बेचिए। 6,600 का स्टॉप लॉस रखिए। 6,400 का टारगेट। और डोमेस्टिक मार्केट अगर इंटरनेशनल कंपेयर करें तो 76 से 75 तक के डॉलर्स के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कच्चे तेल में आपको प्राइस देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटली कोई लंबी तेजी कच्चे तेल में दिख नहीं रही है करंटली। लंबी तेजी यहाँ पर नहीं दिख रही है। आपको क्या लग रहा है वंदना जी, कच्चे तेल में? जी, मैं भी एग्री कर रही हूँ यहाँ पे विश्व मोहन जी। और एक चीज अभी न्यू डेवलपमेंट है कि बाइडेन ने यहाँ पे बोला है कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उसे गैसोलीन रिलीज करने के लिए, इससे कच्चे तेल में भी असर हो सकता है और खुले बाजार में भी यहाँ पे थोड़ी सी नरमी आ सकती है क्रूड ऑयल में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल साइड में बने रहना चाहिए। 6500 के लेवल पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पे टारगेट है 6425 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6530 का। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट में अगर डिले का न्यूज आया, उसकी वजह से भी एक डेंट आ सकता है यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। नेचुरल गैस कैसा दिख रहा है दिनेश जी आपको? आज कमजोरी है यहाँ पर, क्या करे, खरीदे क्या आज की गिरावट पर? पिछले स्तर से अगर देखा जाए विश्व मोहन जी, तो ये 160 से कंटिन्यूस बढ़ के 230-234 के लेवल पर गया है। इंट्राडे जो करेक्टिव फेज आ रहा है, मुझे लगता है 214 के आसपास इसमें एक बार खरीदारी संभव है। दोबारा 227-226 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं, लेकिन 207 या 8 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत अनिवार्य है। ये एक बहुत ट्रेंडेड कमोडिटीज है, एक तरफा बहुत ज्यादा चलती है। अगर समझ लीजिए नीचे से ऊपर चलते आई है और ऊपर से अगर नीचे चलते हैं तो एक तरफा ये गिरने का भी इसमें संभावना काफी अधिक है। तो मुझे लगता है 214 में अगर बाय करते तो 207 का स्टॉप लॉस निश्चित तौर से लगाए। आप क्या सलाह दे रहे हैं धर्मेश जी नेचुरल गैस में? देखिए अगेन, नेचुरल गैस सिल्वर की टाइप की कमोडिटी है, काफी वॉलेटाइल है, एक तरफा मूव कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आप देखिए करंटली जो नेचुरल गैस में रैली देखने मिली थी 150-160 से ऑलमोस्ट 220 तक आ चुका है।
करंटली मैं इसमें इतना बुलिश नहीं हूँ। इसकी जो तेजी होती है हमेशा यूजुअली नवंबर दिसंबर में होती है। तो करंटली सबके साथ सारे कमोडिटी भाग रही है तो ये भी भाग रहा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा 220 पे बेचिए, 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 210 से लेके 205 के टारगेट के लिए आप नेचुरल गैस में बिकवाली करके चल सकते हैं। ये काफी एंटिसिपेशन से ज्यादा भागी है और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहाँ पे करंट लेवल पे इतना भी डिमांड अभी मार्केट में देखने मिल रहा है। मेटल्स की चाल देखते मेटल्स में एल्युमिनियम में अच्छी तेजी है, आज फिर से 250 रुपए के ऊपर अब जा चुका है। जिंक में भी शुरुआती सुस्ती के बाद आधे % की तेजी दिख रही है, 277 रुपए के बेहद करीब। लेड में नरमी है 195, लेकिन कॉपर जहां पर सबसे ज्यादा तेजी आई थी वहां मुनाफा वसूली आज दिख रही है 928 रुपए। दिनेश जी, क्या लग रहा है आपको, कॉपर आज बेचना चाहिए क्या? मुनाफा वसूली क्या हो सकती है क्या यहाँ पे, या रिस्क की हो जाएगा क्योंकि ट्रेंड काफी पॉजिटिव है? मोहन जी, कॉपर कहूं या सिल्वर कहूं, इसमें करेक्टेशन बहुत छोटे छोटे मतलब माइनर करेक्शंस आ रहे हैं और इसकी जो राइज आ रही है वो एकदम स्टीप आ रही है, मतलब तेजी बहुत लंबी हो रही है और करेक्टिव फेज जो बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। कल जो 944 गया वहां से 923 24 रुपए आ गया है। मुझे लगता है ये 20 रुपए का ऐसा करेक्टिव फेज अभी खत्म हो चुका है। 923.50 924 के आसपास मुझे लगता है इंट्राडे दोबारा बाइंग बनता है। 936 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन 918 का एटलीस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो कॉपर अभी भी बुलिश है, लेकिन इससे भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग काउंटर है तो वो मुझे एल्यूमिनियम लगता है। मुझे लगता है 248 4.5 के आसपास एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए। 254 255 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो 244 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो एल्युमिनियम इनको ज़्यादा यहाँ से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और लग रहा है कि आगे यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, और सस्ता विकल्प भी है एल्युमिनियम कॉपर का। और कॉपर यहाँ पे 923 के आसपास आए, वहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दिनेश जी की है। आप वंदना जी क्या कह रही हैं, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है? मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी 945 एक कल टेक्निकल रेजिस्टेंस था, 943 से यहाँ पे इसने एक करेक्शन लिया है। और अगर डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो 104 से इसने काफी अच्छा एक बाउंस लिया है, तो अभी बाउंस लग रहा है मुझे कि डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा सा प्रेशर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस मेटल में देखने के लिए मिल सकता है। तो कॉपर में यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी 925 के करीब, और टारगेट होगा 918 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 929 का। और दिनेश जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो करेक्शन आ रहा है, ये बहुत शैलो है, अपसाइड यहाँ पे बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे है, तो इंट्राडे में एक सेलिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकती है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। जिंक में मुझे लग रहा है कि 274.5 या 275 पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में ये मौका आ सकता है। वहां पे टारगेट रहेगा 273 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 275.25 का। आपको लग रहा है कि इंट्राडे में आपको मौका मिलेगा नीचे आने का, तो आप सेल करके ही जाए, लेकिन ट्रेड रिस्की होगा तो आप स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। धर्मेश जी, आप बताइए मेटल्स पर आपकी राय क्या है, पोजिशनली क्या है और इंट्राडे के लिए क्या सलाह है? देखिए, मैं वंदना और दिनेश से काफी सहमत हूँ। ये जो जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो है हायर टॉप्स लोअर बॉटम, यानी मार्केट में जो टॉप्स है वो नए बनते आ रहे हैं और बॉटम जो है छोटा छोटा बनते आ रहा है। तो ये मार्केट रैली अच्छी करती है, 15 रुपए की रैली करेगी और 5 रुपए की करेक्शन देगी। तो ये जो है इसे मार्केट में एक तरफा मूव हो रहा है और फंडामेंटली इसे सपोर्टिव है। जब तक मार्केट पीक आउट नहीं होता, यानी मैं एंटिसिपेट करता हूँ इसकी जो पीक आउट लेवल अराउंड 955 960 का लेवल है, फिर से मार्केट एक बार छू सकता है। तो मैं भी कॉपर में काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट हम 680 से बाय करते आ रहे हैं और मैं अभी भी इसमें काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अराउंड 920 का जो स्तर है वो काफी की लेवल है, वहां पे बाय करके चल सकते हैं। 915 का स्टॉप लॉस रहेगा, फिर से 930 से 935 का जो स्तर है वहां पे मार्केट एक बार मुनाफा वसूली कर सकता है। दूसरी कमोडिटी जो बाकी दोनों ने दी है निवेशकों ने, मैं रेकमेंड करूंगा लेड की तरफ में बेट करूंगा। लेड अभी एक की लेवल पे टिका हुआ है, 200 का जो एक स्तर है वो ब्रेक करने के लेवल पे है। तो मैं अभी भी करंट लेवल पे 194 195 पे बाय करने की सलाह दूंगा। 190 का स्टॉप लॉस रहेगा, 200 का टारगेट रहेगा। इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूंगा अगर 200 ब्रेक करता है तो आप बड़ी क्वांटिटी फिर से बाय करें, क्योंकि यहाँ पे एक थ्रस्ट से मार्केट 5-6 रुपए और बढ़ सकता है। तो 900 से लाइक 220 230 तक भी जाने की संभावना है। तो बाय की सलाह रहेगी मेरी लेड में भी। की सलाह है और डिप पर कॉपर खरीदने की सलाह है। 920 के आसपास मौका मिले तो कॉपर खरीदने की कर लेते हैं हीट वेव को लेकर, क्योंकि आईएमडी ने कई राज्यों को लेकर, खास करके उत्तर भारत के कई राज्यों को लेकर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से। सर, आप बताइए, आप लोगों ने क्या वार्निंग और किन इलाकों के लिए और किन राज्यों के लिए जारी किया है? देखिए, अभी इस समय दिल्ली एनसीआर में हीट वेव के चांसेस काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। जो ईस्टर्ली विंड चल रही है आपका उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में,
तो इन सारे इलाकों में हीट वेव के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा, डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है तो डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ जाता है, फील लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ऊपर से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये जो इलाके हैं ये भी काफी ज्यादा गर्मी देखेंगे। इन सारे इलाकों में हीट वेव है, लेकिन दक्षिण भारत में और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, इसीलिए वहां पर थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। उत्तर पूर्वी भारत के लिए राहत की खबर है, लेकिन उत्तर भारत के लिए ये चिंता है। और ये हीट वेव में जहां पर आपके पास तापमान तो ज़्यादा है ही, साथ ही ह्यूमिडिटी की वजह से टेम्परेचर, फील लाइक जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा महेश जी कह रहे हैं। महेश जी, मानसून के प्रोग्रेस की रिपोर्ट क्या है, कहाँ तक मानसून पहुंचा? और आप लोगों ने जो 1 जून का ऑनसेट डेट दिया है केरल का और 31 मई का आईएमडी का है, क्या उसी के आसपास मानसून की एंट्री होगी क्या केरल में? जी हाँ, उसी के आसपास होगी। और उस समय क्या है कि प्री मानसून एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा हैवी हो रही हैं इस समय, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया बन गया बंगाल की खाड़ी में, जो डिप्रेशन बन जाएगा और डीप डिप्रेशन बन के म्यांमार की तरफ जाएगा। तो क्या होता है कि जब कोई बड़ा वेदर सिस्टम बनता है तो हवाओं को खींचता है अपनी तरफ, तो साउथ वेस्टर्ली विंड्स को खींच रहा है। तो केरल और कर्नाटक में भारी से अति भारी बारिश होगी। प्री मानसून गतिविधियां हैं ये, और ये लगातार जारी रहेंगी मानसून आने तक, और उसके बाद वो मानसून में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब कह सकते हैं कि मानसून से पहले ही इन राज्यों में काफी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और ये जो डीप डिप्रेशन है ये म्यांमार की तरफ जा रहा है, तो अच्छी बात है कि ये भारत के तट की तरफ नहीं है, तो कोई खतरा भारत के तट को ज्यादा नहीं होगा। ओके सर, केरल के सैटेलाइट पिक्चर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानसून की एंट्री वहां पर हो चुकी है, पूरी तरह से बादलों से लदा हुआ दिख रहा था। क्या समय से पहले तो मानसून की एंट्री नहीं हो रही है? नहीं, समय से पहले इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो विंड प्रोफाइल है वो सारी चीजें हैं, OLR है, मतलब 3-4 जो क्राइटेरिया है वो सारे मैट होने चाहिए। तो ये केवल बारिश है, और ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरल पे बना हुआ है, एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में, तो इनके इम्पैक्ट से ये बारिश है। जो कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगस्त सितंबर में भी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि मानसून आ जाएगा या आ गया। ये प्री मानसून बारिश इसको कहेंगे, और जब सारे क्राइटेरिया जो जरूरी है वो मैट हो जाएंगे, उसके बाद मानसून का डिक्लेरेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। जो आप लोगों ने पैरामीटर स्टैंडर्ड तय कर रखे होंगे वो मीट होने के बाद ही आप लोग अनाउंस करेंगे। शुक्रिया महेश जी आपका, दिनेश जी, वंदना जी और धर्मेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही।